चले, क्वेश्चन नंबर 6। मिस्टर एक्स अ वेरी इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन वांट्स टू एस्टैब्लिश हिज ओन यूनिट। हम लोगों ने देख लिया था, एक क्वेश्चन कोई काम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ के क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 2 लाख। If the annual birth rate and the annual death rate are 6% and 3% respectively, then calculate the population after 2 years. This was also done. We are done with this question in the last class. Okay. Okay, Shivangi. Question number 9 tak we have done. Question number 10 se we have to continue. Question number 10, a sum of rupees 1000 after 3 years at compound interest becomes a certain amount that is equal to the amount that is the result of a 3-year depreciation from rupees 1728. Find the difference between the rates of compound interest and depreciation. This we have also done. This is also done. Question number 11 से continue करेंगे. The RBI lends a certain amount to the SBI on simple interest for 2 years at 20%. At 20%. Question number 10, a sum of rupees 1000 after 3 years at compound interest. की अलग अलग क्यों आ रहे हैं हमारे? 11th कर रहे थे. Question number 11, the RBI lends a certain amount to the SBI on simple interest for 2 years at 20%. The SBI gives this entire amount to Bharti Telecom on compound interest for 2 years at the same rate annually. Find the percentage earning of the SBI at the end of 2 years on the entire amount. देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 20% हम लोगों ने लिया है, 20% हम लोगों ने लिया है. सो 20% की सिंपल इंटरेस्ट एसबीआई ने दिया हुआ है, आरबीआई ने एसबीआई को दिया है, और एसबीआई ने इसी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बट कंपाउंड इंटरेस्ट को चार्ज करते हुए ये पैसा किसको दे दिया है? एसबीआई ने भारती टेलीकॉम को दे दिया. So in this question, we have to do nothing but to calculate the difference on the same sum that was lent and at the same rate of interest, but at compound interest instead of simple interest. So this we know is calculated as how? ये हम लोग करते हैं कैसे? रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल. 2 साल की जब बात कर रहे हो आप, तो कितना अमाउंट था हमारे पास में हमें नहीं पता, लेकिन आपके पास में डिफरेंस जो बन के आएगा वो कितना बन के आएगा? ये बन के आएगा. समझ गए? तो हमने कहा लेट्स से 100 रुपए उसने लेंड किए थे, ऑल्दो दिस इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट टू बी लेंड टू अ कंपनी लाइक दिस. तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस के अंदर आप अगर देखो तो कितना हो गया? 20% के दो सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस, विच इज 20 प्लस 20 प्लस 400 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 44%. ये कब होगा? अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे किसी सम को 20% के लिए 2 साल के लिए लेंड कर रहे हैं, यानी कि दिस इज द सम या दिस इज द रिटर्न दैट एसबीआई मस्ट हैव गॉट फ्रॉम भारती, और आरबीआई ने एसबीआई से कितना चार्ज किया? दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, तो दिस इज सिंपली गोइंग टू बी 20 प्लस 20, दैट इज 40%. तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ गया? द डिफरेंस इज ऑफ 4%. Therefore your answer will be option number A. Question number 12. Find the compound interest on rupees 64,000 for 1 year at the rate of 10% per annum, compounded quarterly to the nearest integer. अब compounded quarterly की बात हो गई, इसका मतलब क्या हो रहा है? साल में 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है, साल में 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे दी है? 10% दे दी है. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे दी? 10% दे दी. नाउ इन ऑर्डर टू डू दिस, what we need to do is we need to bring in
4 successive percentage increases of 2.5% each, of 2.5% each. तो 2.5% के 4 सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस बचो। अब कैलकुलेशन ऑब्वियसली मुश्किल होने वाली है और 4 बार ही आप लोगों को करना है इसको, 4 सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो क्या क्या तरीके हमारे पास में करने के, या तो हम कर लें 1 + 2.5 अपॉन 100 रेज टू द पावर 4, या तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास में, जो हमने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला सीखा हुआ है उसको यूज करते हुए हम लोग 4 सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस लेके आ जाए, या फिर हम क्या कर लें, हम लोग कर लें 1.025 को 4 टाइम्स 4 पार दे दें। तो इनमें से कोई सा भी फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैलकुलेशन तो डिफिकल्ट होनी ही होनी है। तो मुझे जो सबसे आसान दिखाई दे रहा है अभी वो ये दिखाई दे रहा है 25, दिस इज इक्वल टू 40। तो ये वैल्यू आपके पास बन जाती है कितनी, 41 रेज टू द पावर 40, 41/40 रेज टू द पावर 4। तो ये जो वैल्यू हमारे पास में बन के आ रही है बच्चों, ऑल्दो इसको फिर आपको बाद में डिवाइड करने के अंदर टाइम उतना ही खराब करना पड़ेगा, समझ गए। तो किसी भी तरह से चले जाओ, कैलकुलेशन तो इसके अंदर डिफिकल्ट आनी ही आनी है। मैं ये वाला मेथड यूज कर लेता हूं जिससे कि मुझे एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि आपको परसेंटेज इंक्रीज मिल जाएगा वैसे तो, और नहीं तो हम वैसे तो इसको यूज करें, अगर देखते हैं जरा 41/40 into 41/40 into 41/40 into 41/40 and the principal was 64,000। the principal was 64,000। तो 30 से ये 30 कैंसिल आउट हो गए हैं और ये भी आपके पास में 16 टाइम्स कैंसिल आउट हो चुका है, समझ गए। फर्दर आपके पास में दिस इज 4 10s are 40, दिस इज 4 4s are 16। इतना ही इसको छोड़ेंगे क्योंकि फिर 10 आपके पास में बाद में डेसिमल के तौर पे आप यूज कर पाओगे। तो वैल्यूज देखिए, आई एम यूजिंग अ कैलकुलेटर फॉर दिस। तो दिस इज 41 into 41 raised to the power 4 into 4, this is equal to 1130। बहुत ही आगे वैल्यू जा रही है, बहुत ही आगे वैल्यू जा रही है, 41 नहीं बच्चों। It is better to skip a question like this, it is better to skip a question like this, क्योंकि मतलब नहीं है कोई भी, आप बहुत टाइम इसके अंदर खराब कर दोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस का कोई भी फॉर्मेट यूज करते हुए एग्जाम के अंदर अगर करना चाहो तो कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट यू टू सॉल्व अ क्वेश्चन लाइक दिस। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13, if a principal P becomes Q in 2 years, when interest rate R% is compounded half yearly, and if the same principal becomes Q in 2 years when interest rate S% is compounded annually, then which of the following is true। देखो क्या बात कही है, दोनों कंडीशन के अंदर, दोनों ही कंडीशन के अंदर यहां पे आपको प्रिंसिपल जो दे रखा है वो सेम दे रखा है और अमाउंट जो बन रहा है वो भी सेम बन रहा है बच्चों। तो Q इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/2, R/2 हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। और हाफ ईयरली है तो कितनी देर की बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है, तो ये टाइम भी 4 इयर्स हो जाएगा। ये कौन सी कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन के अंदर ऐसा हो रहा है। कंडीशन नंबर 2 में देखो क्या हो रहा है बच्चों, सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, प्रिंसिपल भी सेम है और अमाउंट भी सेम है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी थी इस कंडीशन के अंदर S% दे रखी है। खास बात क्या है कि S% जो है वो एनुअली आपके पास कंपाउंडिंग कर रही है। जिस तरह से कंडीशन 1 में हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही थी,
उस तरह से यहाँ पे सेकंड केस के अंदर ये इस कंडीशन के अंदर एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन लागू हो रही है, इनमें से कौन सी कंडीशन लागू हो रही है। तो एक बहुत सिंपल सा इसके अंदर काम करते हैं। 2 साल की कंपाउंडिंग थी ना, तो अगर मैं लेट्स से मैं कहता हूं, अगर मैं कहता हूं कि 21% का मेरे पास में 2 साल के अंदर रिटर्न आया, 21% का 2 साल के अंदर रिटर्न आया हाफ ईयरली कंपाउंडिंग के हिसाब से, इसका मतलब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा, 20% पर एनम का रहा होगा। 20% पर एनम का अगर मेरा इंटरेस्ट होगा तो वो मुझे हाफ ईयरली कंपाउंडिंग के ऊपर कितने का रिटर्न देके जाएगा, 21% का रिटर्न देके जाएगा। समझ रहे हो बच्चों इस बात को, क्लियर हो रहे? तो यानी कि फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने ले ली, फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने ले ली कितनी, R इज इक्वल टू 20%। अब देखो दूसरी कंडीशन के अंदर क्या कह रहा है, वो कंपाउंडिंग एनुअली है और वो 2 साल के अंदर आपको बराबर का रिटर्न देके जा रहा है, बराबर का रिटर्न। यानी कि मेरा S इस कंडीशन के अंदर कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 10.5% पर एनम, 10.5% पर एनम। समझ रहे हो इस बात को, क्या कंडीशन बन के आई। लेकिन ये एक सेकेंड, लेकिन ये आपके पास के अंदर फोर कंपाउंडिंग्स कर रहा है, ये 4 कंपाउंडिंग्स कर रहा है ना, तो ये 21% नहीं होगा। फिर 4 कंपाउंडिंग्स के केस के अंदर ये 21% नहीं होगा। एक काम करो, चलो दूसरी तरीके से देख लेते हैं इसको। हम लोग कहते हैं कि लेट्स से 20% ही था हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 4 साल के अंदर अगर आप देने के लिए जाते हो, आप देखोगे इसको कि अगर इसके अंदर 4 कंपाउंडिंग्स, हम लोग 4 साल की बात चल रही है, तो यानी कि 10% के 4 सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो जरा देखते हैं कितने हो जाएंगे, क्योंकि हर साल हाफ ईयरली के अंदर आपके पास में 10% का लगेगा, तो दिस इज 10 + 10 अपॉन 100/100। तो ये वैल्यू बन जाती कितनी, 21 के बाद में फिर से आपने 10% का दिया, तो दिस इज इक्वल टू 210/100। तो ये वैल्यू बन के आ जाती है कितनी, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाता है, ये 2.1 बन गया। तो ये वैल्यू बन जाती है कितनी, 31 + 2.1, तो ये वैल्यू बन जाएगी कितनी, 33.1। और चौथा फिर आपके पास में फिर से आ गया, तो ये बन जाता कितना, 33.1 + 10 + 331 upon 100, so this will become equal to 43.1 + 3.31। तो ये वैल्यू टोटल कितनी बन के आ गई है, ये टोटल आपके पास में बन के आ गया 46.41। तो समझो जरा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 20% पर एनम की मेरी रेट होती, आर यानी कि 20% दे रखा है, और इस कंडीशन के अंदर हमने क्या किया, कंपाउंडिंग इसकी करी है हाफ ईयरली के हिसाब से, तो कुल मिला के 2 साल में कितने का रिटर्न बन के आया, 46.41 का बन के आया रिटर्न। नाउ अगर मैं चाहता हूं कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट से इतने का रिटर्न आए, तो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होनी चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 23.205। अगर मैं चाह रहा हूं क्या, कि मेरी कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग पर ईयर के हिसाब से हमारे पास में ये इंटरेस्ट बन के आए 46.41 2 साल के अंदर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, R + R² अपॉन 100 इज इक्वल टू 46.41। ये वैल्यू बन के आती है, तो ये बन जाएगा कितना, 2R + R²/100, दिस इज इक्वल टू 46.41। और फर्दर हमारे पास में ये वैल्यू बन के आ जाएगी कितनी, दिस इज इक्वल टू 200R + R² इज इक्वल टू 4641। तो ये बन गया R² + 200R - 4641 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या चेक करना है, इसको सॉल्व करने के अंदर तो टाइम खराब करने का मतलब नहीं है। आप क्या करोगे, ये चेक करोगे कि ये जो वैल्यू आ रही है 23%, 20% से ज्यादा है कि कम है। समझ गए, क्योंकि हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 20%। अगर 20% हम लोग 2 साल के लिए देते तो कितना हो जाता, 20 + 20 + 400 अपॉन 100, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती, 44। ये वैल्यू हो जाती कितनी, 44%।
समझ गए? लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू तो उससे ज्यादा है ना। तो हाफ ईयरली जब कंपाउंडिंग हो रही है तो हमारे को ज्यादा रिटर्न आ रहा है, और 20% अगर मेरी सिंपल कंपाउंडिंग हो रही होती तो कितना आता? 44% का रिटर्न आता। इसका मतलब इन ऑर्डर टू गेट दी सेम रेट ऑफ रिटर्न, एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आर से ज्यादा होनी चाहिए। एस की वैल्यू शुड बी मोर देन आर, एस की वैल्यू शुड बी मोर देन आर, तो ही आपके पास में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। समझ गए? लेकिन इस चीज को हम लोग सिंपल सिंपल लॉजिक से भी कर सकते हैं, इसको सिंपल कॉमन सेंस के साथ में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास में फंडा क्लियर है तो। फिर से समझ लो हमने क्या किया। मैथमेटिकली हमारे पास में क्या किया हुआ है, हमने लगाए 20, हमने कहा लेट से आर की वैल्यू है कितनी? 20% है, और इसके ऊपर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हम लोगों ने कर ली। कितने टाइम के लिए? 2 इयर्स के लिए कर ली। एज अ रिजल्ट हमारे को पता चला हमारा रिटर्न कितना बन के आ रहा है? 46.41 बन के आ रहा है। हमने कहा कि लेट से अगर इसकी कंपाउंडिंग 20% के हिसाब से एनुअली हो रही होती तो हमें कितने का रिटर्न बन के आता? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के हिसाब से दिस इज इक्वल टू 20 + 20 + 400/100 विच इज इक्वल टू 44%, विच इज इक्वल टू 44%। इसका मतलब अगर मैं चाहता हूं कि मैं सेम रिटर्न पे पहुंचू, क्योंकि इसने क्या बोला है कि दोनों कंडीशन में रिटर्न सेम आ रहा है, अगर मैं सेम रिटर्न में पहुंचू तो ऑब्वियसली आई विल हैव टू इंश्योर दैट Q इज मोर देन S, सॉरी जो सेकंड वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट है S, दैट इज मोर देन R, देयरफॉर माय ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर। कोई डाउट हो तो बताइए बच्चों इसमें। हाँ मोनीश। सर इसके अंदर जैसे अपन को बता रखा है कि Q की दो अलग अलग वैल्यूज दे रखी है, एक R के साथ और एक S के साथ। हाँ अगर अपन दोनों को मतलब दोनों के फॉर्मूलाज एक दूसरे के सामने इक्वल्स टू के सामने रख दे तो भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सर एक बार आप बना के देखो जैसे। अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं तुम जो कहना चाह रहे हो, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। अगर मैं कर देता हूँ प्रिंसिपल तो मेरे पास में सेम ही था 1 + R/2, लेकिन इसके अंदर पावर बाद में अड़ेगी ना, कैसे कैसे करोगे इसको? कहीं ना कहीं तो अटकोगे ही अटकोगे, कि कैंसिल आउट नहीं होने वाला है ना पूरा, क्योंकि ये R/2 आ गया। अगर मेरे पास में सिंपल पावर भी सेम रह जाए और सारी चीज हो जाए तो मैं तो कर लूंगा अदरवाइज, लेकिन ऐसे नहीं बता सकते आप। 1 + S रेज टू द पावर 2, P से P कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास में 1 + R/2, अगर ये बराबर आ रही है, ये R/2 है ना, ये वैल्यू हमारे पास में इसलिए बैठ नहीं रही है इसमें। ठीक है, नहीं हो पाएगा मोनिश इससे। ओके ओके सर। क्वेश्चन सर नंबर 14। सर सर मैं ये पूछ रहा था कि इसने ऊपर वाला जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे रखा था उसको तो R% दिया, नीचे वाले को S दिया, तो सर जरूरी थोड़ी ना कि दोनों 20-20% के हो सकते हैं। लेकिन इसने दोनों को रिटर्न बराबर बनाया ना, जरूरी नहीं 20-20%, हम तो एक खाली चेक कर रहे हैं कि 20% हमने एक जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे लिया और हमने कहा वहां पे क्या हो रहा है। ओके सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14, find the compound interest at the rate of 10% for 3 years on the principal which in 3 years at the rate of 10% per annum gives rupees 300 as simple interest। क्या क्या वैल्यूज दे दिए आपको यहाँ पे? कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 years which on the principal which in 3 years at the rate of 10% gives 300 as principal। अब वर्बली सॉल्व होना चाहिए इतना पार्ट तो, कैसे सॉल्व होएगा? अगर 300 रुपीज का रिटर्न आपको दिया है, 10% गिव्स 300 एज सिंपल इंटरेस्ट 3 साल में, यानी हर साल कितना दे रहा है? 100 रुपए का। तो किस वैल्यू का 10%, किस प्रिंसिपल का 10% 100 रुपीज होगा? तो वी नो दैट द प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1000 इन दिस केस।
द प्रिंसिपल बिकम्स इक्वल टू 1000। अगली बात आपसे क्या बोलिए, इसी रेट ऑफ, अब इस प्रिंसिपल के ऊपर आपको 10% का 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो मुझे पता है कितना, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि 10% के 3 सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस जब होते हैं तो ये वैल्यू कितनी बन जाती है, ये बन जाती है 1.331। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इसी टाइम पीरियड में मुझे कितने का रिटर्न आना है, 33.1% का रिटर्न आना है ऑन व्हाट 1000। Therefore, my answer will be option number A, that is 331. Answer will be option number A, that is 331. कोई डाउट हो तो बताइए। आंसर इज A. Question number 15. The difference between compound interest and simple interest on a certain sum of money at 10% per annum for 3 years is rupees 620. Find the principal if it is known that the interest is compounded annually. देखिए 10% का 3 साल के अंदर, तो सिंपल इंटरेस्ट मुझे 3 साल में, क्वेश्चन नंबर 15 को देख रहे हैं, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हो तो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम 3 साल में हमारा रिटर्न कितने का बन के आ जाता है, दिस बिकम्स इक्वल टू 30%। बट अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करो तो रिटर्न कितने का बन के आता है, 10% के 3 साल के रिटर्न्स हम लोग अभी अभी देख के चुके हैं पिछले क्वेश्चन के अंदर ही, कितना बन के आता है 33.1% का। तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया, 3.1% का। तो आप कह रहे हो 3.1% ऑफ अ प्रिंसिपल is equal to rupees 620. So principal will become equal to 620 upon 3.1 into 100. डेसिमल हटाया, ऊपर गया ये, दिस इज इक्वल टू 20। तो वैल्यू आपके पास में आ जाती है कितनी, 20,000। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 15th का आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट हो यहां पे तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, the population of Mangalore was 1,28,575 on January 1, 2011, and the growth rate of population was 10% in the last year and 5% in the years prior to it. पिछले साल 10%, उसके पहले के साल में 5%. To it, the only exception being 2009, when because of a huge exodus there was a decline of 20% in the population. What is the population on January 1, 2005? तो देखो हमें कौन कौन से ईयर्स को कंसिडरेशन में लेना है बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 हम देख रहे हैं। आपने बात कहां से करी है, 1 जनवरी 2011 से। तो 2011 हम लोग एक बार क्या करते हैं, हर साल की ग्रोथ रेट लिख लेंगे। तो 2011, 2012, 2013, 2014, 2014, ओके 2005 से चल रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं हम लोग। 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 और 1 जनवरी 2011 की आपको दे रखी है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2011 पहुंचने के लिए यानी कि 2010 को आप क्रॉस कर चुके हो, 2010 को आप क्रॉस कर चुके हो, 2011 को नहीं किया है, 2011 को 1 जनवरी तक, तो खाली 2010 की बात होगी। तो बोला आपसे क्या, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज 10% इन द लास्ट ईयर। यहां पे आपको दे रखी है कितनी, 10%, and 5% in the years prior to it, the only exception being 2009, when because of a huge exodus there was a decline of 20%. 2009 में 20% का डिक्लाइन था, 20% का डिक्लाइन था। उसके पहले के सभी सालों में कितना दे रखा है, 5% का इंक्रीज दे रखा है। तो दिस इज 5%, this is 5%, this is 5% and this is 5%। समझ गए, ये आपके पास में इंक्रीज आया हुआ है। यानी कि क्या करना है, सबसे पहली चीज तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस ही लगेंगे यहाँ पे। तो यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन 4 सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीजेस ऑफ 5% ईच एंड देन ब्रिंग अप अ रिडक्शन ऑफ 20% ऑन द गिवन वैल्यू, और फिर आपके पास में 10% का फाइनली इंक्रीज लगाना है।
तो अगर आप देखो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें इस चीज को, अगर हम लोग देखें, क्योंकि अच्छी बात यह है क्या है क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पे अपने को नन ऑफ दीज गिवन नहीं है, तो नन ऑफ दीज गिवन नहीं होने की वजह से आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर मैं देखता हूं ये वाला 5 5 5 5 20% से थोड़ा सा ऊपर वैल्यू रही होगी, 20% से वापस आप नीचे चले गए, और उसके बाद में 10%। तो मेरा ये अंदाजा है, देखो जरा, अगर मैं 5% के 4 सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस लेके आता हूं, तो ये कितना हो जाता है 5 + 5 + 25 by 100, so this is 10.25, 10.25%. Then again we bring in a percentage increase of 5%, तो 10 + 10.25 + 5 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाता है 521 एंड देन 5, तो ये वैल्यू हो जाती है 0.5125, तो ये वैल्यू कितनी बन जाती है, दिस इज इक्वल टू 15.25 प्लस 0.5125, तो ये कितना बन जाएगा, दिस इज 15.7625, 15.7625। देन वी अगेन ब्रिंग इन an increase of 5%, तो 15.7625 plus again a successive percentage change of 5 प्लस जो भी ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं इसको, ये यहाँ पे है ना, इसको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का मतलब नहीं, हम कहते हैं या तो 15 5 75 होगा, और दूसरा अगर ये 16 हो जाती वैल्यू तो 15 5 16 80, दोनों के बीच में ही होगा, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है 20.7625, राइट। और उसके अलावा 0.75 से लेके 0.82 तक आप इसमें ऐड कर लो, 0.80 तक, तो 20.7625 प्लस 0.80 प्लस 0.80, तो ये आपको एक रेंज मिल गई अपने आंसर की, ये आंसर की एक रेंज मिल गई। तो दिस इज 6 + 5 11, 14 15, दिस इज 1, तो 21.51, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाता है 5 2 6 7 + 8 15, 21.5625। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये सारे के सारे मिलके अप्रोक्सीमेट कितने का 21.5% का चेंज था। अब आपने क्या किया, इसमें से 20% रिड्यूस कर लिया, तो 21 वापस से सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, लेकिन मैं क्या ले रहा हूं खाली कंसिडरेशन में 21.5 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं। तो 21.5 माइनस 20 माइनस दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास में वैल्यू बन जाती है 2 5 10, 2 1 2 एंड 3 एंड 2 2 4, और ये बन जाएगी 0.53। तो कितनी वैल्यू बन गई 1.5 माइनस 0.43, तो ये वैल्यू बन जाती है कितनी पॉइंट, मैं इसको खाली ले रहा हूं, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ गई 0.1, खाली 0.1% का इंक्रीज आया हुआ है। और उसके बाद में फाइनली आपके पास में कितना आ गया 10% का इंक्रीज आ गया +10। अब मैं इस 0.1 को कंसिडरेशन में भी नहीं ले रहा, मैं खाली कह रहा हूं कि अप्रोक्सीमेटली मेरे पास में 10% का इंक्रीज आया हुआ है। तो किसी पॉपुलेशन में इनमें से क्या वैल्यू हम लोग उठाएं जिसमें अप्रोक्सीमेटली 10% का इंक्रीज अगर आप लेके आते हो, तो यू विल रीच समवेयर क्लोज टू 1,28,3575। देखो अगर मैं 10 लाख, सॉरी 12 लाख है ये, तो अगर मैं 10 लाख के अंदर 10% का इंक्रीज करूं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बन जाती है मेरी 11 लाख की। अगर मैं 12 लाख के अंदर अप्रोक्सीमेट इंक्रीज करके लेके जाता हूं 10% का, तो मेरे पास में फाइनल इंक्रीज, मेरे को अप्रोक्सीमेट इंक्रीज 10% का लेके चलना है यहाँ पे। तो 10% को अगर आप इंक्रीज करते हो 10%, 12,50,000 के ऊपर तो आपने 10% इंक्रीज किया तो बहुत ही ऊपर चली जाएगी वैल्यू। 15 लाख के ऊपर इंक्रीज किया तो भी ऊपर चली जाती है वैल्यू। तो द ओनली वैलिड आंसर दैट वी कैन हैव इन दिस केस इज अप्रोक्सीमेशंस के थ्रू इज 12 लाख, क्योंकि उसके अंदर जब आप 10% का इंक्रीज लेके आओगे तो दैट विल अप्रोक्सीमेटली बिकम इक्वल टू क्लोज टू 13 लाख। ये वैल्यू हमारे पास में 10% से नीचे जानी है। क्यों नीचे जानी है? क्योंकि आपके पास में प्लस लास्ट वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली थी वो निकाली थी माइनस का 0.10
प्लस का 10 और फिर प्लस माइनस हो गए थे माइनस, ये वैल्यू आपके पास में बन जाएगी 0.1 इंटू 100, तो ये वैल्यू बन जाती है कितनी, ये वैल्यू बन जाती है 9.9। तो 10% से नीचे का इंक्रीज है, तो उस हिसाब से आप देख रहे हो, तो ओनली वैलिड आंसर दैट वी कैन हैव इन दिस केस इज ऑप्शन नंबर बी। तो एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेशन के थ्रू आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अकॉर्डिंग टू the 2011 census, the population growth of Lucknow is going to be an increasing AP. This is going to be an increasing AP with first year rate at 5% and common difference as 5%. But simultaneously the migration rate is an increasing GP, the first term at 1% and the common ratio at 2%. If the population on December 31st, 2010 is 1 million, then find in which year will Lucknow witness its first fall in population. क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्या क्या बात बोली है आपसे, 2011 की बात बोली है, और क्या बोला है कि यहाँ पे इंक्रीजिंग एपी बन के आएगी, इंक्रीजिंग एपी आएगी, और 5% पहले साल के अंदर गिवन है और हर साल 5% का इंक्रीज आ रहा है। वहीं पे आपके पास में माइग्रेशन की रेट आपको जीपी दे रखी है, फर्स्ट टर्म 1% है और कॉमन रेशियो 2% का है। तो पॉपुलेशन 31 दिसंबर 2010 को 1 मिलियन दे रखी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें इस वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। आपसे खाली क्या पूछा है, विच ईयर विल लखनऊ विटनेस इट्स फर्स्ट फॉल इन पॉपुलेशन, पहली बार कब, तो जहां पे हमारी नेगेटिव ग्रोथ रेट हो गई वहां पे आपका फर्स्ट फॉल बन के आ जाएगा, जहां पे नेगेटिव ग्रोथ रेट बन गई पहली, वो आपका फर्स्ट फॉल बन के आ गया। क्या हुआ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अगर मैं 2010 की बात करता हूं, कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, 2010 से इन्होंने शुरुआत करवाई है, 2010 से शुरुआत करवाई है, 2010 ही था ना या 11 था, 31 दिसंबर 2010, ठीक है, 2011 से बात करनी है अपने को, तो 2011 से बात कर रहे हो, और आप पहले क्या लेके आ रहे हो, ग्रोथ रेट लेके आ रहे हो, पहली कितनी बोली है, 5% की बोली है, और अब आपके पास में बनती जा रही है क्या, एपी बनती जा रही है, तो एपी बनती जा रही है, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, 2013 will be 11%, sorry 15%, 2014 will be 20%, 2015 will be let's say 25%, ठीक है, हम लोग यहां तक बना रहे हैं अभी। अब माइग्रेशन रेट क्या है, 1% से शुरू हो रही है, 1% से शुरू हो रही है, और जीपी है जहां पे कॉमन रेशियो कितना दे रखा है, 2 का दे रखा है, सो दिस इज 2, this is 4, this is 8, this is 16, 2016 की अगर बात कर रहे हो तो ये बन जाती कितनी, 30, और ये बन जाएगी कितनी, 32। याद रखिएगा दिस इज अ रिडक्शन, तो ये सभी क्या है, माइनस में वैल्यूज है, तो जहां पे मेरी पहली नेगेटिव वैल्यू आ गई, पहली नेगेटिव वैल्यू कहां आई है, यहां पे आई है -2, उसके पहले देखो सारी ग्रोथ रेट जो है नेट ग्रोथ रेट पॉजिटिव चल रही है, समझ रहे हो, तो दिस इज 9, दिस इज 12, दिस इज 11, दिस इज 8 एंड दिस इज 4, ये सभी मेरे पास में पॉजिटिव वैल्यूज चल रही है, केवल एक मेरे पास में पहली जो सबसे पहली नेगेटिव वैल्यू आई वो कहीं 2016 में, therefore 17th का आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन जहां पे 2016 गिवन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 2016 का आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। बताइए कोई डाउट हो तो। क्वेश्चन नंबर 18, मोहित आनंद बोरोज a certain sum of money from Mindworks Bank at 10% per annum at compound interest. The entire debt is discharged in full by Mohit Anand
on payment of 2 equal annual amounts of rupees 1000 each, one at the end of first year and the other at the end of second year. What is approximate value of the amount borrowed by him? Similar category का question कैट में अपीयर किया हुआ है इन द ईयर 2019 के पेपर में काफी कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन था, सिमिलर क्वेश्चन था, वैल्यूज डिफरेंट थे खाली, बाकी क्वेश्चन तो हमारे पास में मिलता जुलता बिल्कुल था। क्या क्या बात कही गई है यहाँ पे? सबसे पहली चीज कही गई कि आपको जो इंस्टॉलमेंट दे रखी है, जो हमारी इंस्टॉलमेंट दे रखी है यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट्स दे रखी हैं और 2 इंस्टॉलमेंट दे रखी हैं और एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी बताइए 1000 और कहा कि सारा का सारा पैसा इसी वैल्यू के अंदर आप डिस्चार्ज कर चुके होगे। पहली बात तो अपने को ये बोली है। अगली बात अपने को क्या बोली है? पेमेंट इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे दी है इस कंडीशन के अंदर? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एट 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एट 10%। अब अपने को क्या बताना है कि प्रिंसिपल कितना था? हमने कहा लेट्स से द प्रिंसिपल वाज P। अब ईयर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले ईयर 1 जब एंड हो रहा है, ईयर 1 जब एंड हो रहा है तो कितना हो गया? हमारा जो अमाउंट था, हमारा जो अमाउंट था वो कितना बन जाएगा? दिस विल बिकम इक्वल टू 1.10 ऑफ P। हमारा जो अमाउंट था ईयर 1 के एंड में वो कितना बन गया? 1.10 ऑफ P। अब क्या हुआ? इसमें से इंस्टॉलमेंट कितने की चली गई है? इंस्टॉलमेंट चली गई 1000 की, तो लेफ्ट ओवर प्रिंसिपल कितना रह जाएगा? 1.10 ऑफ P माइनस इंस्टॉलमेंट चली गई 1000 रुपीज की। So the principal that we are left now is this, and this is going to be the principal for second year. ये second year के लिए principal बन के आ गया कितना? 1.10 of P minus 1000. This is the principal for second year, right? अभी क्या हो गया? अभी वापस इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, तो नया अमाउंट सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना बन के आ गया? दिस इज इक्वल टू 1.10 of 1.10 of P minus 1000। ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन के आ गया, ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन के आ गया, अमाउंट बन गया, सॉरी, समझ गए? बट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर दिस एंटायर वैल्यू हैज टू बी डिस्चार्ज कितने में? ₹1000 में, क्योंकि सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी हमारी कितनी है? 1000 की। फिर से देखो क्या सिस्टम बना। हमने कहा पहले साल का प्रिंसिपल कितना था? P। इसके ऊपर इंटरेस्ट जुड़ के कितना अमाउंट हो गया? 1.10 ऑफ P। इसमें से मैंने चुका कितना दिया है? 1000 रुपीज इसमें से चुका दिए हैं। नाउ सेकेंड ईयर के लिए मेरा अमाउंट कितना बन जाएगा? 1.10 ऑफ दिस वैल्यू, 1.10 ऑफ दिस वैल्यू, समझ गए? एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। ये मेरी सेकेंड इंस्टॉलमेंट आ गई। अब क्या हुई आगे की कहानी? दिस इज इक्वल टू 1.21 of P minus this is equal to 1100 and this entire thing is equal to what? 1000। समझ गए? तो ये बन जाता है हमारे पास में कितना? 1.21 of P, this is equal to 2100, ये वैल्यू बन गई। तो प्रिंसिपल हमारे पास में कितना बन के आ गया? 2100 अपॉन 1.21, ये चला गया इंटू 100, ठीक है? तो ये वैल्यू बन के आ जाती कितनी? 21 4 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय 121, सॉरी 21 the 4 times 0 divided by 121, this is equal to 1735.5, which can approximately be written as 1736. That is option number B. So your answer will be option number B. कोई डाउट हो तो बताइए। नलिन, तुमने ये क्वेश्चन पहली बार देखा, ऐसा क्या तुम्हें क्लियर है पूरा? ये कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट हो तो बताओ। ओके नलिन, फिर से एक बार कॉन्सेप्ट देख लो क्या है।
कॉमन कैटेगरी का क्वेश्चन है, कॉमन कैटेगरी का क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस हमारे को बहुत सारे मिलते हैं। मेन चीज क्या है याद रखनी, मैं हमेशा जो कहता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो शाना तो है लेकिन ईमानदार है। वो आपके पास में आपको फालतू में, अगर वो कह रहा है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट ने क्या कहा कि भाई अगर मेरा तुमने इंटरेस्ट पे नहीं किया तो आई विल ऐड दैट टू द प्रिंसिपल, तो मेरा प्रिंसिपल बढ़ जाएगा। तो अगर मैं अपना इंटरेस्ट पे कर दे रहा हूं और प्रिंसिपल का भी कुछ हिस्सा पे कर दे रहा हूं तो ऑब्वियसली दैट शुड बी रिड्यूस टू फ्रॉम द प्रिंसिपल। अगर मैंने 1,000 रुपया पे किया, उसमें से कुछ प्रिंसिपल था और कुछ इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट तो ठीक है, प्रिंसिपल भी तो रिड्यूस हो जाना चाहिए ना। जब आप प्रिंसिपल ऐड कर रहे हो इंटरेस्ट पे नहीं करने पे, तो इंटरेस्ट ज्यादा आपने अगर इंस्टॉलमेंट ज्यादा बड़ी पे कर दी है तो लेफ्ट ओवर वैल्यू पे तो इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो ईयर 1 में अमाउंट 10% ऐड करने के बाद में बन गया 1.10 ऑफ पी। सेकेंड ईयर के अंदर प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, ये जो अमाउंट था इसमें से आप 1,000 रुपीज पे कर चुके हो, तो दिस इज द लेफ्ट ओवर प्रिंसिपल, दिस इज द लेफ्ट ओवर प्रिंसिपल। अब सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है, सेकेंड ईयर का अमाउंट जो है वो इस प्रिंसिपल पे 10% इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद में 1.10 ऑफ दिस वैल्यू बन के आ गया, 1.10 ऑफ दिस वैल्यू बन के आ गया, समझ गए। एंड दिस विल बी इक्वल टू, दिस एंटायर थिंग विल बी इक्वल टू 1,000, समझ गए। तो इसको सॉल्व करना है बस, क्योंकि सेकंड इंस्टॉलमेंट है ना, दिस इज व्हाट माय सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट तो पैसे ही पे कर दिया सारा। तो सेकंड ईयर के अंदर आपने जितना इंटरेस्ट अक्यूमुलेट किया, जितना अमाउंट आपने अक्यूमुलेट किया, सेकंड ईयर के अंदर अपन ने जितना अमाउंट अक्यूमुलेट कर लिया है वो सारा का सारा इंस्टॉलमेंट के फॉर्मेट में अगले साल चला जाएगा। तो ये 1,000 रुपीज वही तो था, बस अब इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई कितनी, 1735। सर सर इसमें जो दोनों दो इंस्टॉलमेंट दिए सर, वो दोनों 1,000 की थी या फिर एक ही बता रखी कि दोनों 1,000, देखो ना, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 1,000 ईच बोला ना। ठीक है सर। तो सर अगर इसने दोनों 1,000 की दिए तो इसने मतलब 2,000 पे करा है सर हाँ 2 साल के अंदर। हाँ तो सर अपन को और इसमें 10% कंपाउंड बोला था, तो यानी कंपाउंड 21% हो गया दोनों साल का। तो सर अपन डायरेक्ट कर नहीं सकते थे कि अगर नहीं अपन ने कर ऑप्शन सकते, उठा के? नहीं कर सकते। कोई बता सकता है क्यों नहीं कर सकते? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी क्यों नहीं कर सकते? निखिल ने क्या लॉजिक दिया? निखिल ने कहा कि भाई 10% के दो सक्सेसिव इंक्रीजेस हैं तो 21% का इंक्रीज लगा दो, तो इनमें से देख लो जो जो आपके पास में वैल्यूज दे रखी, इनमें से कौन सी वैल्यू के ऊपर आप 21% का पैसा चार्ज लगाओगे तो आपको रीपेमेंट हो जाएगा। हाँ मोनिश बता क्यों नहीं कर सकते? सर क्योंकि जो हमने इंस्टॉलमेंट पे करी है उससे हमारा प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, सेकंड केस में हमारा प्रिंसिपल जो है वो नहीं चल रहा है। लेट्स से मैं तुम्हारा कहता हूँ कि मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ उल्टे तरह से। हमारे को पता है हमारा एग्जैक्ट आंसर कितना है, 1735.5, ठीक है। ये या 1736 ले लेते हैं, जो इसने वैल्यू लिखी है 1736, ठीक है। अब क्या हुआ है, फर्स्ट ईयर के एंड में कितना हो जाएगा, इसमें 173.6 ब्याज जुड़ गया, तो ये वैल्यू कितनी बन गई, दिस इज 3 + 6 9, 7 + 3 10, दिस इज 7 + 2 9 और ये 1909.6, 1909.6। अब आपने इसमें से क्या कर दिया, 1,000 रुपया पे कर दिया, 1,000 रुपया पे कर दिया, तो 1,000 रुपया पे कर दिया तो आपका रिमेनिंग वैल्यू कितनी रह गई है, 909 रह गई, 909.6, ये हमारा प्रिंसिपल रह गया। अब सेकेंड ईयर के एंड में क्या होगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा कितना, 10%, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 90.9, 90.9। तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, ये आपके पास में हो जाती है 9 + 6 15, ये हो जाती है 0 10, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, अप्रोक्सीमेटली 1000.5। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने 0.5 की जगह हम लोगों ने इसको 1736 पूरा ले लिया, इसलिए हमारे आंसर में थोड़ा सा डेविएशन आ रहा है, बट दिस इज हाउ वी नीड टू गो अबाउट इट। सर एक बार और बताओ ना सर, समझ में नहीं आया। बिट्टू मेरा प्रिंसिपल चेंज हो रहा है ना,
देख मैंने इस प्रिंसिपल से शुरुआत करी, मेरा इंटरेस्ट जुड़ा कितना, ये ठीक है सर। मैंने इंटरेस्ट के अलावा भी वैल्यू पे करी ना बच्चे, ये मेरे पास में मेरा टोटल अमाउंट बन गया। अब इसमें से मैंने खाली इंटरेस्ट थोड़ी पे किया, मैंने तो 1000 रुपीज पे किए, तो मेरा प्रिंसिपल कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक तो इंटरेस्ट सर। डिस्पोज ऑफ हो गया, दूसरा इस प्रिंसिपल का भी कुछ अमाउंट तो डिस्पोज ऑफ हो गया ना, तो मेरे पास रिमेनिंग प्रिंसिपल कितना रह गया, ये रह गया। अब अगले ठीक है साल सर। के लिए जब सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट जो लगेगा तो खाली इसी के ऊपर लगेगा ना, खाली इसी के ऊपर लगेगा, तो दिस इज इक्वल टू। सर अगर वो पे करने की नहीं बोलता तब अपन वैसे कर सकते थे। हाँ, अगर इसमें से ठीक है कुछ भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं की होती तो हम लोग सीधा लगा सकते थे। ओके सर। Question number 19. In order to buy a car, a man borrowed rupees 1,80,000 on the condition that he had to pay 7.5% interest every year. He also agreed to repay the principal in equal installments over 21 years. After a certain number of years, however, the rate of interest, ये वो जो क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ा था उसके जैसा ये क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर ये गड़बड़ है लैंग्वेज के अंदर। You can leave this question बच्चों। Question number 20 देखिए, question number 20. A sum of rupees 8,000 is borrowed at 5% per annum, compound interest and paid back in 3 equal annual installments. What is the amount of each installment? Now, this is a question based on the same principle as question number 19. तो क्या हुआ यहाँ पे, जरा सॉल्व करते हैं इसको। प्रिंसिपल आपको कितना बोला, 8,000 रुपीज का। याद रखना हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो सेम है, तो पहले साल के बाद में, ईयर 1 के बाद में अमाउंट कितना हो जाता है, अमाउंट इज इक्वल टू इसका 5% आपने ऐड कर दिया तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 8400, दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 8400। समझ गए? अब क्या किया इसमें से, दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 8400। आपने कहा कि एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है कितनी, आई ले ली, तो आपने इसमें से कितना पे कर दिया, आई पे कर दिया, तो हमारा सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना बन गया, 8400 माइनस आई, 8400 माइनस आई। अब आपने क्या किया, अगेन इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट चार्ज किया, तो ये कितना हो जाएगा, ईयर 2 की अब मैं बात कर रहा हूँ, ईयर 2 के लिए मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, ईयर 2 के लिए मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, 1.05 ऑफ दिस रिमेनिंग प्रिंसिपल। समझ गए? और इसमें से मैंने कितना पे कर दिया, अगेन आई पे कर दिया, अगेन मैंने आई पे कर दिया। अब ईयर 3 की कहानी सुनो क्या हुई, ईयर 3 में क्या हो जाएगा, ईयर 3 का अमाउंट कितना हो जाएगा, ये वैल्यू पहले इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.05 into 8400, this is equal to 8820 I minus 1.05 of I, minus 1.05 of I। ये हमारा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन चुका है, क्योंकि इसमें से इंस्टॉलमेंट वगैरह सब जा चुकी है, ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर 5% का अगेन इंटरेस्ट चार्ज किया, तो अमाउंट कितना बन गया, 1.05 ऑफ 8820 I minus 1.05 of I, and this entire value is equal to what, the third installment, which is again equal to I। ये थर्ड इंस्टॉलमेंट बन गई, तो कितना आ जाता है आपके पास में, ये वैल्यू बन गई 1.05 into 8820 which is equal to 9261। सर हाँ पायल, सर ये 8820 आई क्यों होगा? आई क्यों होगा, अच्छा आई तो है ही नहीं इसमें, हटा दो आई। लेकिन फिर हमने गड़बड़ करी, माइनस 1.05 आए और एक आए बाहर चल रहा था, तो ये माइनस 2.05 आए होगा, माइनस 2.05 आए, और ये आए यहाँ से हटा दिया, तो ये वैल्यू हो जाती है कितनी, 9261 माइनस 1.05 इंटू 2.05, दिस इज इक्वल टू 2.1525 I, and this entire value is equal to I। further solve किया, this is 9261
दिस इज इक्वल टू 3.1525 आई, तो आई की वैल्यू बन जाती है कितनी, आई बिकम्स इक्वल टू 9261 अपॉन 3.1525, तो 9261 डिवाइडेड बाय 3.1525, which is equal to 2937.67. That is option number A will be the answer to this question. बताओ बच्चों, कितना समझ में आया, नहीं आया? बोलिए बच्चों, कोई डाउट हो तो। चलो यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट क्लास के लिए ज्वाइन कर रहे हैं तुरंत।